अ, नमस्ते सर। मैं अज, नमस्ते नमस्ते। मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। जी मेरे शोध जी का जी विषय है स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से अ, जी। अ, हिंदी रंगमंच का विकास नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। आज हम अच्छा। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ और प्रख्यात एक्टर डायरेक्टर ललित सिंह पोखरियाल सर से। सर को प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। आइए सर से हम बात करते हैं। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना रंग यात्रा के बारे में बताइए कि आपकी रंग यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे रही। तो इसका तो उत्तर थोड़ा विस्तार में होगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, जी सर। हाँ, मेरी रंग यात्रा का विधिवत जो प्रारंभ हुआ है वो 1984 में भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में द्विवर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश से हुआ। हालांकि इससे पहले मैंने स्कूल में कहिए, कॉलेज में कहिए, कुछ नाटकों में भाग अवश्य लिया था, लेकिन जो विधिवत एक अकादमिक, शैक्षणिक या व्यावसायिक दृष्टि से रंगमंच के क्षेत्र में कार्य करने की जो शुरुआत हुई है वो तभी से। ठीक है। जी उसके बाद 86 में मेरा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण होता है, तो मुझे एक वर्ष के लिए इंटर्नशिप के लिए भी चयन किया जाता है मेरा वहाँ। जी। हम्म। तो 1986 से 87 में एक वर्ष इंटर्न के रूप में भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में रहा, जिस दौरान मैंने एक सहायक अध्यापक की हैसियत से कार्य किया वहाँ। उसी के अनंतर मुझे वेशभूषा अभिकल्पना में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्टेज क्राफ्ट के प्राध्यापक श्री एच.वी. शर्मा जी के सहयोगी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की वेशभूषा परियोजना के लिए, जो कि पीरियोडिक कॉस्ट्यूम डिजाइन, ग्रीक पीरियड, एलिजाबेथ पीरियड, रोमन पीरियड, मुगल पीरियड, मौर्यन पीरियड को लेकर था। तो ये मेरा एक जो है इंटर्नशिप का ही एक्सटेंशन में मुझे एक बहुत बेहतर मौका मिला था। जी फिर एच.वी. शर्मा साहब एनएसडी के भी सीनियर प्रोफेसर थे उस समय भी, ठीक है ना। जी। तो इसके बाद फिर मेरी जो फ्रीलांसिंग की यात्रा शुरू होती है। पहला अवसर मुझे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की ओर से सहारनपुर में बाल रंगमंच कार्यशाला के निर्देशक को चयन करके मुझे वहाँ भेजा जाता है 1988 में। और ये कार्य उससे पहले ही मेरी इंटर्नशिप पूरी होने के बाद मुझे लखनऊ की 2 संस्थाओं ने सबसे पहले खोज ने नाट्य निर्देशन का अवसर दिया, जो मैंने अपनी जिंदगी का पहला नाटक अस्थिकुंड किया और उसमें एक पात्र का अभिनय भी किया। उसके बाद यहाँ कारवा नाट्य संस्था, जी उसने मुझे एक हास्य नाटक के निर्देशन के लिए मुझे बुलाया। तो मैंने मॉलियर, जो फ्रांसीसी नाटककार, कॉमेडिया डेलार्टे शैली के महान रंग प्रयोक्ता माने जाते हैं, उनके नाटक तारतूफ का भारतीयकरण किया धर्म पुरंदर के नाम से। तो मैंने उसका निर्देशन किया। अब यहाँ से जो शुरुआत होती है मैं 1 साल श्री राम सेंटर के रंगमंडल में बतौर कार्यक्रम संयोजक और अभिनेता रहा। फिर भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में 4-5 साल 1995 फरवरी तक श्रेणी वरिष्ठ कलाकार रहा। जी। इस दौरान मैंने भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में नाट्य निर्देशन भी करने का मुझे अवसर दिया गया। और लेकिन इसके साथ साथ मेरी, क्योंकि रंगमंडल का कोई सुनिश्चित वो पेशा नहीं था कि मैं उसमें लंबी मतलब जो है आजीविका का साधन मेरा नहीं बन पाया, तो मैं फ्रीलांसिंग करता रहा। फ्रीलांसिंग में बाल नाट्य निर्देशन, मतलब कार्यशाला के अंतर्गत, और संस्कृति विभाग या संगीत नाटक अकादमी या और अन्य संस्थानों, स्थानीय रंग संस्थाओं के द्वारा तो नाट्य निर्देशन का, लेखन का अवसर मिलता आ गया। जी और ये आज 33 साल हो गए हैं, 35 साल से नहीं ज्यादा हो गए। तो अब तक मैं 130 नाटकों का निर्देशन कर चुका हूँ, 50 से अधिक नुक्कड़ नाटकों का निर्देशन कर चुका हूँ, लगभग 83 में नाटकों का लेखन कर चुका हूँ, और 86 या 87 प्रस्तुति कार्यशालाओं का निर्देशन कर चुका हूँ।
86 नाटकों के लगभग 500 मंचनों में अभिनय कर चुका हूँ। और इस दौरान मुझे ये जो कार्य हुआ इसमें शैली उत्तराखंड यानी कुमाऊं की लोक नाट्य शैली का, मौलिक नाट्य शैली का विकास किया है। 5-6 प्रसिद्ध परक नाट्य कार्यशालाओं का निर्देशन करते हुए, वहाँ शोध करते हुए जी, और बुंदेलखंड की नाट्य परंपराओं का, लोक परंपराओं का नाट्य प्रयोग किया है। आरू जनजाति की लोक तत्वों का नाट्य प्रयोग किया है। और इस बीच मैंने बेसहारा बच्चों के साथ कार्य किया, उनको मानवीय स्पंदन देने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म में, बस स्टेशनों में भटकने वाले बच्चों के साथ कार्य किया है। और एहसास नामक एक बहुत बड़ी सामाजिक समाज सेवी संस्था है, उसके सहयोग से मुझे ये काम करने का अवसर मिला है। मुझे आजीवन कारावासियों के साथ रंग कार्यशाला, नाट्य कार्यशाला करने का अवसर मिला है। तो कुल मिला के मैं संक्षेप में कह दूं कि मुझे अपने रंगमंच में मानवीय संवेदनाओं के संरक्षण के लिए और कमजोर वर्गों के विकास के लिए रंगमंचीय योगदान देते हुए काम करने का अवसर मिला है, जो मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि में इसे मानता हूँ। और इस तरह आज तक काम चलता रहा है। तो इसी आधार पर मुझे सन 2003 में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सीनियर फेलोशिप मिली है, जिसके अंतर्गत मैंने कुमाऊं के लोक नाट्य परंपराओं के माध्यम से उनका रंगमंची प्रयोग करते हुए वहाँ के मतलब पूरे भारत के आध्यात्मिक मूल्यों और दर्शन के संरक्षण में रंगमंच की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर पूरा 2 साल मैंने सीनियर फेलोशिप के अंतर्गत शोध और सर्वेक्षण का कार्य किया है। बस ये चल रहा है। अब इसमें बीच बीच में बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं अपना संक्षिप्त जो है एक आपने विवरण आपको भेज सकूंगा। जी सर, जी सर, आभार। अच्छा सर, आपने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी रंगमंच को, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने योगदान में जैसे कि डायरेक्शन जो आपने किया है, तो 4-5 नाटकों के बारे में बता दें। 4-5 नाटकों में जिनमें अभिनय किया है उनके बारे में बता दें, और कुछ 4-5 नाटकों का जिसका आपने लेखन किया है उनके बारे में बता दें। अच्छा ठीक है। तो इसमें 3-4 किस्म का वर्गीकरण ये है कि मेरे द्वारा लिखे गए, निर्देशित किए गए नाटकों का एक वर्ग है कि लोक नाट्य जी, एक वर्ग है ख्याति प्राप्त साहित्यकारों की रचनाओं का जी, एक वर्ग है मेरे द्वारा ही लिखित नाटकों का, और एक वर्ग है क्या कहना चाहिए, बच्चों के, विभिन्न प्रकार के बच्चों के, जैसे अनाथालय के बच्चे हैं या बेसहारा बच्चे हैं, इनके साथ प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला के निर्देशन का। तो मैं इनमें से एक एक प्रतिनिधि नाटक चुनता हूँ जी, और पहले मैं उनको चुनूंगा अलग अलग वर्गों के जिनको मैंने लिखा भी है, जिनके साथ मेरा शोध भी है ना। तो मैं इसके लिए एक नाटक का नाम ले लेता हूँ। कुमाऊं में मैंने लगभग इस प्रकार के 5-6 कार्यशालाएं करके किया है, जिसमें एक जो पहला है, मुझे 1994 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से, तब उत्तराखंड नहीं बना था, पिथौरागढ़ जनपद में प्रस्तुति परक युवाओं के साथ प्रस्तुति परक नाट्य कार्यशाला निर्देशित करने का अवसर गया। तो मैंने वहां के युवाओं में ये जागृति फैलाई कि हमारी अपनी मिट्टी में, अपने जमीन में भी बहुत सारे एक कला के तत्व हैं, विषय हैं, कथानक हैं। हमें उनको मूल में लेकर रंगमंच में आगे बढ़ना चाहिए। अपनी मिट्टी को भूलकर, अपनी संवेदनशीलता को भूलकर, अपने विषय वस्तु को भूलकर केवल विदेशी नाटकों के मोह में या राष्ट्रीय रूप में या अंतर्राष्ट्रीय रूप में कोई महत्वपूर्ण चीज पकड़ लेने से मतलब अपना रंगमंच सिद्ध करने में हमें नहीं लगना चाहिए। तो मैंने वहां, क्योंकि मेरी क्या कहना चाहिए, मातृभूमि पिथौरागढ़ जनपद ही है, हालांकि मैं बचपन में 7-8 वर्ष की आयु में ही हमारा परिवार वहां पे जो है प्रवास कर चुका था बाहर के लिए मैदान में, लेकिन मुझे ललक थी, वहां ऐसी बातें थी
और जिनको मैंने बचपन में देखा था, महसूस किया था, वहाँ की रामलीलाएं, वहाँ के लोक पर्वों में आयोजित होने वाली अभिव्यक्ति परंपराओं का मुझे एक बार मेरे बाल मन में बहुत ही सुमधुर छाप पड़ी थी। उसके साथ मैंने वहाँ के काम को शुरू किया और जो मेरे लिए एक नए मार्ग पर ऊंचा चढ़ने के लिए एक बुनियाद के रूप में उसने काम किया। वो नाटक का नाम मैंने रखा, वही लिखा, धर्मदास उसका नाम लिखा। और मैंने इसमें एक और काम किया, उसके बहाने धर्मदास जी ने हमारे उत्तराखंड में पहाड़ में जिनको तथाकथित जो निम्न जाति के लोग हैं, उनका समाज में और संस्कृति में अद्वितीय योगदान है। वही लोग गायन वादन की भी परंपरा का निर्वहन करते रहे हैं। ये लोग सांस्कृतिक अवसरों पर और दूसरे प्रकार के देवी देवताओं की गाथाओं के जन्म को लेकर उनका बड़ा जी। तो मैंने अपने नाटक में उसका नायक कौन चुना? जो निम्न जाति का और नगाड़ा बजाने का बहुत बड़ा कलाकार, उसको मैंने उस नाटक का नायक बनाया। कल्पना में कथा लिखा ताकि समाज में उनके प्रति सम्मान फिर से पैदा हो। उनको केवल निम्न जाति का तथाकथित निम्न जाति का मान करना रहा जाए, वो कहीं न कहीं हमारे समाज के, हमारे संस्कृति के बहुत बड़े स्तंभ है, आधार स्तंभ है, इस बात की स्थापना हो। इसके लिए मैंने ये काम किया और ये परंपरा मैंने आगे भी चलाई। अल्मोड़ा की वर्कशॉप में, फिर दोबारा पिथौरागढ़ की वर्कशॉप में, फिर लखनऊ में रहते हुए 3-4 वर्कशॉप हैं। मैं इसी काम में आगे बढ़ता चला गया। वो मैंने नाटक लिखा भी और निर्देशित भी किया, क्योंकि मैं भेजा ही उसलिए गया था। तो मैंने कोई लिखाया नाटक बाहर का नहीं लिया। आमतौर पर कई रंगकर में क्या करते हैं, पहाड़ों में भेज दिए जाते हैं, किसी सुदूर क्षेत्र में चले जाते हैं। वो वहां की मिट्टी से हटकर उन लोगों के ऊपर, वहां के युवाओं के ऊपर, समाज के ऊपर दूसरी जगह का कोई नाटक लेके चले जाते हैं, तो वो समाज जुड़ नहीं पाता। उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई, रंग कर्म को हमारे जमीन की संवेदना, हमारी जमीन के अभिव्यक्ति का जीवन, हमारी जमीन की विषय वस्तु और कथानक भी तो रंगमंच को ऊंचाई की ओर ले जा सकता है। जिसका प्रबल उदाहरण है हबीब तनवीर जी, जिसका प्रबल उदाहरण है मणिपुर के कन्हई लाल जी, जिसका प्रबल उदाहरण है चंद्रशेखर कंबार जी, और आपके महाराष्ट्र के तमाम लोग, भानु भारती जी, बंसी कौल जी। तो मैंने कहा जब इन मनुष्यों ने ऐसा काम किया है तो हमें भी उस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये काम किया मैंने। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको, जो बच्चों के साथ मैंने काम किया। उसमें क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें कवर होंगी, तो मैं एहसास संस्था के साथ, जिस एहसास संस्था का मैं बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि उस एहसास संस्था ने वहाँ की जो निर्देशिका है, निदेशक है शची सिंह जी, और वहाँ के पूरे जो कार्यकर्ता, स्टाफ मेंबर, मैं देख रहा था वो लोग बेसहारा बच्चों के लिए कैसा काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन में विकट जीवन संघर्ष करने वाले, मौत हथेली में जान लेकर प्राण लेकर जूझने वाले, एक रोटी के लिए ट्रेन से लटकने वाले, पुलिस की बेतहाशा मार खाने वाले, समाज की दुत्कार, स्टेशन पर आने जाने वाले यात्री की दुत्कार झेलने वाले, और जो प्लेटफॉर्म की छत मतलब जो है सीढ़ियों पर सो जाने वाले, गुंडों के हाथ पड़ जाने वाले, भिखारी गैंग के हाथ पड़ जाने वाले, स्नैक बेचने वाले गैंग के हाथ पड़ जाने वाले, जब तक पुलिस के द्वारा प्रताड़ित होकर अंदर कर दिए जाने वाले, ऐसे बच्चों पर नजर रख रही थी एहसास संस्था और उनको मुख्य धारा में लाकर समाज की मानवीय संवेदना को उनके प्रति जागृत कर रही थी। तो मुझे लगा कि हमारे रंगकर्मी का क्या लाभ, हमारा रंगकर्म अगर इस तरह से समाज में योगदान नहीं कर सकता तो फिर बेकार है। धारावाहिकों की तथाकथित ग्लैमर की चकाचौंध में और बिल्कुल विकृत मानसिकता, यश और ऐश जो भोगने के लिए हम वहां चले जाए करके तमाम ऐसे, मैंने उसको जो है उस तरफ नजर नहीं डाली और मैं एहसास संस्था का वहां की निर्देशिका शची सिंह जी का ऋणी थी, तो उन्होंने मुझे इस तरफ लिया। तो मैंने सबसे पहले 2003 में उन बच्चों के साथ जिनको एहसास संस्था क्या करती थी, प्लेटफॉर्म से बटोर के लाती थी, भोजन का लालच देकर
कि बच्चों को पढ़ाया जाए, थोड़ा सा मुख्य समाज में लाया जाए, बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाए, पढ़ने लिखने के प्रति इनका रुझान पैदा किया जाए, इनको भोजन के लिए भटकने दिया जाए, इनको 2 टाइम का खाना खिलाने को लिए बुला लिया जाए और उस बहाने इनको पढ़ा दिया जाए। और ये ऐसा काम था सिंह जी जो है तराजू में मेढक तोड़ने कि उनका हैबिटाट बिल्कुल अलग था। और जिस तरह से जीवन की विडंबना वो बच्चे झेलते थे, वो हमारे आम समाज की तरफ सशंकित होकर देखते, रहस्यमय तरीके से देखते थे और हमारे द्वारा पहुंचाई गई मुख्य समाज के द्वारा पहुंचाई जा रही सहायता को भी वो सशंकित होकर देखते थे और पास नहीं आते थे। और उनके मन से कोमलता नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई। वो इतने रूढ़ हो गए थे। क्यों? समाज ने उनके प्रति जितना रूढ़, जितना निर्दयी व्यवहार किया, अमानवीय व्यवहार किया है, करते जा रहे हैं, तो उसका असर उनको क्या पड़ेगा? मनुष्य समाज तो उनको ये देता है। लेकिन ये एहसास संस्था नहीं रही। मतलब बच्चे बहुत आतंक मचा देते थे, कभी विध्वंस मचा देते थे रिहर्सल कराते कराते। 3 महीने जो है मैंने उन बच्चों को किसी तरह साधा, उनके तमाम उपद्रव देखते कर झेलते हुए, क्योंकि उसमें कुछ बड़े बच्चे भी थे। वो जब तक जेल चले जाते थे, बाल संग्रह चले जाते थे, फिर छूट के आते थे, फिर उसी प्लेटफॉर्म के नारकीय परिस्थितियों में जीवन संघर्ष करते थे। छोटे छोटे बच्चे वो जो इरेजर होता है फिल्म लिक्विड, उसको सूंघ कर अपने विडंबना, उसकी वेदनाओं को भूलते थे, नशे में पड़े रहते थे ऐसे। और जो भिखारियों के हाथ पड़ जाते थे, उन बच्चों को बटोर के बांधना, उनसे रंगमंच कराकर बहुत ही मतलब जो है समझिए कि कुएं में मेढक तोड़नी, और सॉरी तराजू में मेढक तोड़ने जैसी बात थी। और नाटक तो एक बहाना होता है अजीत जी। नाटक के बहाने हम मनुष्य के या बाल मन के भीतर प्रवेश करते हैं और वहां उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं का विश्लेषण करते हैं, उन कारणों की पड़ताल करते हैं और उसके मूल में उसकी मूलभूत मानवीय स्पंदन और संवेदना को इसी तरह पकड़कर फैलाकर हथेली में लाने का प्रयास करते हैं, ताकि उसे हम स्पर्श दे सके, उसके पोषण के आयामों पर चिंतन कर सके। और ये बड़ा जटिल, बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक काम होता है। बिना मनोवैज्ञानिक ज्ञान हुए भी हम संवेदनात्मक रूप से इस प्रकार का काम करते हैं और ये नाटक के बहाने संभव होता है। जब नाटक के में हम किसी परिस्थिति को, किसी पात्र को गढ़ते हैं और उसमें किसी को, बच्चे को, किसी भी प्रकार के बच्चे को या व्यक्ति को, युवा को उतारते हैं, तो हमें हर जगह, चाहे हम झाड़ू लगाने वाले की भूमिका करें, चाहे किसी ऑफिसर की भूमिका करें, हर जगह हमें मानव मनोविज्ञान की और दर्शन की, संवेदना की गहरी पड़ताल करनी पड़ती है, विश्लेषण करना पड़ता है, संश्लेषण करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया में जो जीवन के कटु अनुभव है या नकारात्मकताएं हैं, उनको दूर करने का प्रकाश से रास्ता खुलता है, प्रकाश की किरण मिलती है। उन बच्चों के साथ ये किए जाना जरूरी था और उस नाटक को सबके सामने व्यक्त करना जरूरी था। तो उन्हीं की परिस्थितियों में मैंने नाटक लिखा अनोखा बचपन, और 3 महीने के अथक प्रयास के बाद वो बच्चों का वो नाटक हमने लखनऊ के प्रतिष्ठित गौरवशाली प्रेक्षागृह रविंद्रालय, अब तो वहाँ कुछ होता नहीं रहते, वहां हमने ये नाटक किया और बाद में दर्शकों के समूह से पता चला कि लोग रो रहे थे और बड़े ही जोवियल तरीके से हमने उसमें कोई बहुत ही गहरी जो झकझोरने वाली स्थितियां नहीं करी, ताकि वो बच्चों के लिए भी जो दिक्कत होती करने में। बच्चे तो मेरे साथ वर्षों में कई बार फूट के रोए। एक बार मैं ऐसे उनका मन लुभाने के लिए मैंने एक गीत लिखा था नाटक में, उसकी 2 लाइन सुना दूं जी। उसके बाद मैंने लिखा था उन्हें कुछ और मैं ऐसे कहा चलो बच्चों का मन जरा वो हो जाए। मत रो, मत रो,
मैंने मत रो मिलने नन्हे फरिश्ते, तुम कभी मत रोना, तुमसे ही तो सीखा है फूलों में हंसना। तो बच्चों का मन लुभाने के लिए इसके तमाम वो भी थे। 2 बच्चे इसमें भल भल रोने लगे। ये 2003 की बात है। निपट पड़े, भैया घर की याद आ रही है, भैया घर की याद आ रही है, भैया घर की याद आ रही है। वो बच्चे कर्कश थे, पास नहीं पटकते थे, वो रूड बोलते थे। क्यों? वो उसी वातावरण में रहते थे जहाँ राक्षसी प्रवृत्तियों से रात दिन 24 घंटे उनका सामना होता था। वो बच्चे कैसे हुए? लेकिन उनको मानवीय स्पर्श मिला, मानवीय संवेदनाओं से उनका परिचय हुआ। तो ये एक तरीके से हृदय परिवर्तन के रास्ते में वो बच्चों का एक हल्की जुगनू का प्रकाश दिखाई पड़ा। और इस प्रकार से दर्शकों में भी इसका बहुत ही सकारात्मक वो पड़ा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस एहसास संस्था के प्रयासों से आज 2 बच्चे, अभी नाम नहीं हुआ, न्यूज चैनल में एंकर है, 2 बच्चे होटल मैनेजमेंट कर चुके हैं, ताज होटल से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं जी। 4 बच्चे स्पोर्ट्स कॉलेज में फुटबॉल खेलते हैं। कई बच्चे उसी एनजीओ सेक्टर में काउंसलर हो गए। समझ रहे हैं आप? जी जी। काउंसलर हो गए। इस प्रकार के समाज के बच्चों को लाकर, मिसिंग बच्चे हैं या और किसी काउंसलर हो गए। बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि है। 1000 नाटक इस उपलब्धि में न्यौछावर है भाई साहब। 1000 नाटक जो फिल्मों में करोड़ों कमाया जा रहा है, ऐश की जा रही है, दुनिया में काम हो रहा है, वो सब इसके आगे कुछ नहीं है, धूल के कण के बराबर। ये है मानव सेवा और किसी भी रचनात्मकता की सामाजिक उपयोगिता। जी ठीक है ना? और इससे बड़ा काम लोग कर रहे हैं, परंतु ये क्या करते हैं? जी सर। तो दिलदार आपको बताऊंगा शाम, वो बच्चे, मैं एक बार चिल्ड्रन होम में गया, बच्चों के फोड़े उनसे वही एहसास संस्था के जरिए, और बच्चे जिस हॉल में रहते थे वो सीलन से, बदबू से मतलब भरा रहता था। बच्चे उसमें जीते थे। बच्चे पास आते थे तो ऐसी दुर्गंध आती थी, उल्टी होने को मन होता था। लेकिन उसी समय में अपनी आत्मा को धिक्कारता था कि बच्चा इस परिस्थिति में जी रहा है, लाठी परिस्थिति में जी रहा है, और मेरे पास आता तो मुझे उल्टी होने लगी। मैं अपनी आत्मा को धिक्कारता था। और कभी कभी एनजीओ के एहसास के लोगों को देखता था, वो बच्चों को गले लगा लेते थे और बच्चे को, समझ रहे हैं आप? जी। उन बच्चों के साथ नाटक किए, उनका मन बहलाया, और फिर उस होम में बच्चों की स्थितियों में, उनकी रहन सहन और भोजन की स्थिति में सुधार के लिए एक प्रकार का आंदोलन चला। स्थितियां बदली उससे, समझ रहे हैं? मुझे उसका होम का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। जी जी। हाँ, तो इस तरीके से ये बच्चों का नाटक हो गया। अब 2 नाटक मेरे हो गए इस तरीके से। जी। और मेरा एक काम ये रहा है, 2006 से मैं अपनी संस्था निसर्ग के द्वारा कर रहा हूँ। मैं रंगमंच में व्यक्तित्व विकास को आधार मानकर प्रशिक्षण देता हूँ अभिनय का। जी। और मेरी संस्था 2006 से ये काम कर रही है और अभी भी कर रही है। आजकल भी हमारा एक त्रैमासिक जो पाठ्यक्रम चल रहा है, इसके माध्यम से मैं नाटक के बहाने युवाओं को मनुष्य होने की तैयारी कराता हूँ। तो जो जो समय बदलता चला जा रहा है, क्यों क्यों हम मनुष्यता से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी भौतिक उपलब्धियां हो रही हैं, हमारी बौद्धिक उपलब्धियां हो रही हैं, हम भौतिक क्षेत्र में बहुत प्रगति कर रहे हैं, लेकिन जितना उधर जा रहे हैं उतना ही जो मूलभूत मानवीय तत्व होते हैं उनसे हम दूर होते चले जा रहे हैं। जबकि कला के लिए उनका होना जरूरी है, जैसे मकान बनने के लिए बुनियाद होना जरूरी है। तो ये काम करता हूँ। तो इसमें मैंने कई नाटक लिखे हैं, उसमें देशभक्ति के भी नाटक हैं, सामाजिक विसंगतियों पर आधारित उनके प्रति जागरूकता फैलाने के भी नाटक हैं, और रंग कर्मियों के बीच में ही कितना आडंबर चल रहा है। ये कम लोग समाज के और मानवता के उद्धारक बने रहते हैं, और भीतर ही भीतर हम हमारे भीतर कितनी नकारात्मकता है, कितनी तुच्छता होती है। इस ऐसे भी मैंने नाटक लिखे हैं। मैं उसी नाटक का जिक्र करने जा रहा हूँ। खतर पटर की टक्कर उसका नाम है।
ये मैंने पहली बार तो 1996 में लिखा था किसी दोस्त की संस्था के लिए। फिर मैंने इधर अपने बच्चों के जो युवाओं के प्रशिक्षण के लिए जो स्नातक को चला था, जिसके माध्यम से मैंने समाज का उद्धारक, मानवता का उद्धारक समझे रहते हैं और सामने नाटक दिखाने पर मतलब जो दर्शकों को ऐसा मान देते हैं, लेकिन वो भीतर खुद कैसे होते हैं उनमें से अधिकतर, तो उनको भी अपना मन, अपना वचन, अपना कर्म सुधारना होगा। तो इस बात का ऐसा संदेश देने के लिए भी मैं काम करता हूँ। और इस तरह से तमाम नाटक है, जो नाटक 86 नाटक हो चुके हैं लगभग तैयार किया, तो सबका जिक्र कर पाना तो मुश्किल है। 3 कैटेगरी मैंने आपको ये बता दी है। जी सर। अच्छा सर, अगला सवाल है सर कि आपकी सर कर्म भूमि तो लखनऊ उत्तर प्रदेश है ना सर? तो मैं चाहूँगा कि सर आपका हिंदी रंगमंच उत्तर प्रदेश और लखनऊ में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है आपके अनुसार? देखिए, ऊपरी तौर पर ठीक ठाक लगती है ना जी। कहीं ना कहीं हो ही रहा है नाटक का मंचन। तो नाटक होते रहने का, मंचन होते रहने को आमतौर पर एक सही स्थिति मान ली जाती है। लेकिन अब यहीं पर मैं पन्ने खोलता हूँ, हमें ये देखना पड़ेगा कैसे नाटक हो रहे, उन नाटकों की विषय वस्तु क्या है, करने वालों की अपना जो एक ज्ञान है और कला के प्रति उनकी जो समझ है या कौशल है, वो किस स्तर का है ना, समझ नहीं समझ रहे जी। और नाटक करने के उद्देश्य क्या है, तो इस स्तर पर ये औसत रहता है मेरा मतलब। ठीक है, अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन जिस स्तर पर, जितने लेवल पर, जितनी मात्रा में होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। और कई बार तो ऐसा भी देखने को आ ही रहा है कि भाई ग्रांट मिलती है इसलिए लोग रंगकर्म कर रहे हैं। बहुत से लोग तो इसलिए कर रहे हैं इसमें ग्रांट मिलती है। वो ग्रांट कितनी मिलती है, क्या मिलती है, वो बात अलग है, और वो खाना पूरी कर देते हैं। ठीक है। हाँ, दूसरी बात यह है कि सामान्य जनता में रंगमंच के प्रति अभिरुचि का विकास उत्तर भारत में कम है, तो वो उसका लखनऊ में भी वो बात है। लेकिन लखनऊ बड़ा एक अपेक्षाकृत बड़ा शहर होने के कारण, जनसंख्या काफी बढ़ जाने के कारण लोगों, नाटक देखने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन वो टोटल जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। जी। हाँ, तो ये एक बात है मोटे तौर पर ये कहना चाहता हूँ। तो सर ये लखनऊ की पूरे उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है सर? नहीं, अब अच्छे लक्षण भी आ रहे हैं, जैसे गोरखपुर है और बनारस है, या हमारा क्या कहना चाहिए लखनऊ है, इलाहाबाद है, यहाँ अच्छे अच्छे रंगकर्मी है, उच्च स्तर के रंगकर्मी है और वो काम कर रहे हैं, है ना जी। तो अब कुछ रुझान भी बढ़ा हुआ लगता है। वो रुझान बढ़ा हुआ का कारण क्या है, और रुझान बढ़ने में वो जो रुझान को लेकर आ रहे हैं उनमें से कितने लोग न्यून है, इस बात को बात सोचने की है। जी। काफी शाहजहांपुर एक बहुत आजकल रंगमंच का बहुत ही सक्रिय जनपद है, मुख्य जो शहर है। और सहारनपुर से, शाहजहांपुर से कई लोग भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए आपके राजपाल यादव शाहजहांपुर है ना, और तमाम। अब राजपाल यादव जी क्यों प्रसिद्ध हो गए तो इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ, लेकिन एक से योग्य गुणी लोग, और जिस प्रकार से, क्योंकि राजपाल जी तो काफी प्रसिद्ध हो गए हैं, शाहजहांपुर के हैं वो, लेकिन वर्तमान समय में शाहजहांपुर के में युवा जो रंगकर्मी है या कुछ और सीनियर भी है, वो बड़े प्रतिभा संपन्न है और बहुत ही मनोयोग से रंगमंच कर रहे हैं। तो शाहजहांपुर का नाम उल्लेखनीय है। अब इधर गोरखपुर का भी नाम उल्लेखनीय हो रहा है, क्योंकि गोरखपुर के तमाम रंगकर्मी मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। और बनारस और प्रयागराज तो हमारा है ही है, प्रयागराज में खास तौर से काम ज्यादा हो रहा है ना, और यही है।
तो प्रयागराज में सर काम ज़्यादा होने का क्या कारण है? नहीं, पर देखिए प्रयागराज एक शैक्षिक और गढ़ तो रहा है, शिक्षा का तो गढ़ रहा ही है, और बड़े बड़े साहित्यकार मैंने देखा प्रयागराज में, उधर मीर भारती रहे हों, उपेंद्र नाथ दासगुप्त रहे हों, या और अनेक लोग, है ना, ठीक है जी तो अच्छा। और हरिवंश साहब बच्चन जी भी शायद वहीं पे थे जी। भारती जी तो घर बाद में मुंबई चले गए, और तो इन लोगों को बड़े बड़े साहित्यकारों का और रंगकर्मियों का पहले से भी वहां जड़ रहा है, तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है आगे को, ये उसका है। और बनारस भी हमारी जो है संस्कृति नगरी रही है, तो वहाँ और बीएचयू होने से जो संस्कृत नाट्य परंपरा है उसके भी तमाम लोग वहाँ बहुत वर्षों से, जैसे कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का जिनका बहुत हाल ही में निधन हुआ है, वो नाट्य शास्त्र की परंपरा के अनुसार ज्ञान प्रवाह संस्था उनकी रही है जिससे वो जुड़े हैं, बहुत काम किया उन्होंने वहाँ, है ना। और नागरी नाटक मंडली है, बहुत पुराने समय से काम कर रही है। और बनारस का काम होने का सबसे बड़ा कि भारती हरिश्चंद्र जी जो हिंदी रंगमंच के और हिंदी साहित्य के जनक माने जाते, वो तो काशी के जी। तो बनारस के पीछे ये बात है। अच्छा सर, उस क्षेत्र में लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश में ये हिंदी लेखिकाएं महिलाएं जो उपन्यासकार तथा नाटककार हैं, स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लिख रही हैं, आपको कैसे क्या लगता है? नहीं लिख रही है, हालांकि नाट्य लेखिकाएं बहुत कम है जी। मैं खासतौर लखनऊ की बात करता हूँ, तो हाँ अभिनय में और इक्का दुक्का निर्देशन में सक्रिय रही है लखनऊ में बहुत पहले से। अभिनय में खास तौर से लखनऊ रंगमंच पे महिला कलाकार काफी समय से आई है। मैं बताऊं, अकेले मेरे साथ काम की हुई अभिनय में करीब 40-42 महिलाएं जी। कब से? जब 1987 से मैं लखनऊ में रंगमंच में निर्देशन वगैरह कर रहा हूँ, तो लखनऊ की कम से कम 40-42 महिलाएं हैं। और हाल ही में कला वसुधा जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनकारी कलाओं की एक त्रैमासिक ख्याति प्राप्त त्रैमासिक पत्रिका है, वो अंक आने वाला है महिला रंगकर्मियों के ऊपर, जिसमें मेरा एक लेख है बहुत बड़ा, है ना जी। लेकिन निर्देशन और लेखन में आप उंगली में गिन सकते हैं उनको, तो ऐसा, लेकिन और जगह है कम मात्रा में सक्रिय है और महिला विमर्श की बात जरूर करते हैं। कि ऐसा है, महिला विमर्श हो या और दूसरे सारे विमर्श हो, ये कोई नहीं कर रहा है। इसमें यह नहीं कि महिला विमर्श कर रही है, दलित विमर्श कर रहे हैं और दूसरे सवर्ण लोग कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। चेतनशील, संवेदनशील और सरोकार धर्मी है, रचनाकार है, तो कोई भी किसी के भी बारे में जो उसको लगता है हॉन्ट करता है वो उसको लिखता है जी। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि उस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच में विकास देने वाले पुरुष निर्देशक कौन कौन हैं आपके अलावा? मतलब पुरुष निर्देशक आपके अलावा और कौन कौन है लखनऊ में जो काम कर रहे हैं निर्देशन का? लखनऊ में तो हाँ पुरुष निर्देशक हैं, दो मैं महिला निर्देशकों का भी आपको नाम दे दूंगा जी। 2-3 जो कि कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ पहले तो उनका ही नाम दे लीजिए जी। वेदा राकेश जी हैं इफ्ता से, उन्होंने कुछ नाटक निर्देशित किए और वो बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी अभिनय तो उन्होंने बहुत किया है जी, ठीक है। इसी तरह संध्या दीप जी हैं, तो बहुत सीनियर वरिष्ठ अभिनेत्री है और निर्देशन का भी उन्होंने काम किया। संध्या दीप जी। और चित्रा मोहन है जो कि भारतीय नाट्य अकादमी से जुड़ी रही, वहां प्रवक्ता रही, तो उन्होंने भी वहां रहते हुए बहुत नाटक किया और बाहर भी उन्होंने जी कुछ उन्होंने नाटक लिखे। और इसके अलावा मृदुला भारद्वाज जी है, ये बहुत वरिष्ठ अभिनेत्री है, बहुत अभिनय इनका है, मतलब जो है
इन्होंने कई नाटकों में किया, लेकिन निर्देशन में इन्होंने जाने की कोई खास इच्छा जाहिर नहीं करी। करती तो बढ़िया भी कर सकती थी, लेकिन वो अभिनय में और प्रबंधन में उनकी संस्था है नीपा रंगमंडली, तो उसके प्रबंधन में अब वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बहुत वरिष्ठ है वो, इसमें 65 से ऊपर ही हिंदी जान रहा है। अच्छा, रंग मंडली इनकी संस्था का नाम है सर? नीपा रंगमंडली, नीपा नीपा नीलपा? और NEEPA, एन मतलब नागपुर वाला एन, नीपा। NEEPA, हाँ नीपा हिंदी में लिखी है, जी। नीपा रंगमंडली। अच्छा, अब मैं बताता हूँ दूसरी तरफ आपको। पुरुष निर्देशक हमारे गुरु पद्मश्री राज्यसारिया, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में हिंदी रंगमंच की शुचिता, ग्रामर, कलात्मक मूल्यों की प्रेरणा देने वाले और उस प्रकार से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को डिजाइन करने वाले गुरु राज्यसारिया अब वो इसमें 89-90 वर्ष में चल रहे हैं। वो आप केवल लखनऊ के नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने लखनऊ का नाम ऊंचा किया है ना जी। और उन्होंने 1958 से काम शुरू किया। निर्देशकों की मैं बात कर रहा हूँ जी। ठीक है ना। उसी दौर में एक कुंवर नारायण जी हुए थे, वो भी बहुत ही उच्च कोटि के निर्देशक माने जाते थे, कुंवर नारायण जी पुराने उसी दौर के। उसके बाद जो निर्देशक में आए उर्मी थपलियाल जी, उस दौर में जो फिर नए लोग आए, कुमुद नागर जी, और उससे पहले अमृतलाल नागर जी भी नाटकों का भी निर्देशन, हालांकि नागर जी ने नाटक बहुत लिखे हैं और नाटकों का निर्देशन भी उन्होंने किया। ये 50 के दशक के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं आप जी। ठीक है जी। जितनी मेरी जानकारी। उसके बाद नाट्य निर्देशकों में जो आगे की पीढ़ी आई, जैसे मैंने थपलियाल जी का तो नाम ले लिया, कुमुद नागर जी का नाम ले लिया मैंने। कुमुद नागर? फिर आप कुमुद नागर, ये अमृतलाल नागर जी के बड़े पुत्र। बड़े पुत्र? नहीं, अब बड़े थे या छोटे थे मैं अभी ये कह नहीं सकता। दो थे, एक डॉक्टर शरद नागर जी जो बहुत बड़े रंग चिंतक थे और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में सचिव, उप सचिव पद पे वो सेवानिवृत्त हुए थे, है ना। और दूसरे कुमुद नागर जी, ठीक है। इसके बाद निर्देशन करने वालों में पुनीत अस्थाना जी, युगल किशोर जी जिनका देहांत हो गया है। पुनीत अस्थाना जी, पुनीत अस्थाना जी अभी भी कर ही रहे हैं, वो भी हमसे वरिष्ठ है। और युगल किशोर जी जिनका देहांत हो गया, वो भी बहुत अच्छे निर्देशक है। उन्होंने कई नाटकों का और बहुत उल्लेखनीय नाटकों का निर्देशन किया। ठीक है। सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जो कि नीपा रंगमंडली के ही कर्णधार हैं, जिसमें मृदुला भारद्वाज जी हैं, ठीक है। सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी और सुशील कुमार सिंह जी हुए हैं, उनको नाट्य लेखक भी रहे, नाट्य निर्देशक भी रहे। सुशील कुमार सिंह और सुशील कुमार सिंह। नए में अभी कौन है सर? नए यंग ब्लड में कोई है आपके अनुसार? मैं बता रहा हूँ। इधर एक नाम महिलाओं में छूट जाए वो, लेकिन रोजी दुबे मिश्रा, वो भी भारतीय नाट्य अकादमी से प्रशिक्षित है और उन्हें भी काफी नाटक निर्देशित कर दिए हैं। अब यंग में जो है कि आप धर्मश्री सिंह एक है, धर्मश्री सिंह जी, धर्मश्री सिंह है। और जो मेरा नाम है जो थोड़ा सा सामने आ रहे हैं, हाँ अभी नया युवा एक है चंद्रभाष जी। चंद्रभाष ये भी है, काम बहुत लग के काम कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छा सर, अगला सवाल है सर कि इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक कौन है जो स्त्री से जुड़े मुद्दों पर लगातार मंचन कर रहे हैं? ऐसा कोई है आपके नजर में? नहीं, ऐसा नहीं
ऐसा नहीं कि लगातार इसमें विमर्श के मुद्दों पर ही कोई काम कर रहा हूँ, जी, ऐसा नहीं है। सभी मुद्दों पे कर रहे हैं। हाँ, सभी मुद्दों पर कर रहे हैं, और जैसे उनको नाट्यालेख जैसा मिलता है ना, जी, जी, नाट्यालय को मतलब ऐसे नाटकों को ही चुना जाता है जो किसी न किसी सामाजिक चेतना की बात के विषय पर का हो, तो अब वो कोई भी हो सकता है ना। जी, अभी एक नाम और लिखे युवाओं में श्याम कुमार लिखिए, वो दलित विमर्श पर बहुत काम कर रहे हैं, दलित से जुड़े नाटकों को बहुत करते हैं श्याम कुमार। जी सर। अच्छा सर, जी सर, अगला सवाल है सर कि स्त्री नाटककार द्वारा लिखे गए नाटकों या उपन्यासों का रूपांतरण के बाद क्या मंचन हुआ है या किसी ने किया है या हो रहा है? अब वर्तमान में तो नहीं, लेकिन स्त्री विमर्श किया या विमर्श न हो स्त्रियों द्वारा लिखे गए नाटक, जैसे मन्नू भंडारी जी रहे, मन्नू भंडारी जी ने वो एक बहुत ही चर्चित उपन्यास भी है उनका और नाटक भी है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। आप इसको रिकॉर्डिंग में कहीं लिखना डालना चाहेंगे तो कैसे डालेंगे मैं कह नहीं सकता। जी, महाभोज की बात कर रहे हैं सर आप? महाभोज, जी, महाभोज, ठीक है ना। जी जी जी। तो इस प्रकार बाकी क्या कहते हैं, त्रिपुरारी शर्मा जी ने कुछ नाटक लिखे और उनको किया, लेकिन त्रिपुरारी जी का भी देहांत हो गया है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मतलब प्रवक्ता रही है। इसी प्रकार से इधर मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, स्वाति बहुत एक निर्देशन कर रही है, वो आशीष पाठक जी का लिखा हुआ नाटक, और वो मूल रूप से स्त्री विमर्श का एक विचित्र नाटक है। वो बेमई कांड में जो पूरन देवी जी ने ठाकुरों की हत्या की थी, सामूहिक नरसंहार किया था, और वो जो उनकी विधवाएं जो थी उन पर आधारित उन्होंने नाटक लिखा अगरबत्ती नाम से जी, और उन्होंने आगे में धूनी नाटक भी उनका काफी चर्चित है। कौन सा नाटक सर? मैं आप उसकी बात लिखिए, अगरबत्ती की, जो उसको स्वाति जी डायरेक्ट करती हैं। कई मंचन उसके हो चुके और आशीष पाठक जी ने लिखा। और दूसरा नाटक कौन सा बताया आपने? दूसरे का नाटक का नाम भूमि है, लेकिन निर्देशन तो अभी भूमि का निर्देशन भी स्वाति जी का है कि आशीष जी का, मेरे अभी मैं दरअसल बहुत सारे तरफ दिमाग चला गया है, ये कुछ नामों को मैं भूल रहा हूँ। जी जी सर, जी। अच्छा सर, अगला सवाल है कि पहले तो हमारे समाज में पहले स्त्री नहीं आती थी, चाहे मंच के फ्रंट में आगे हो चाहे बैक स्टेज हो। अब क्या स्त्री नायिकाओं के रूप में या नायिकाओं के रूप में तथा क्या बैक स्टेज में आ रही हैं उधर लखनऊ उत्तर प्रदेश में? बैक स्टेज में भी आ रही हैं, बैक स्टेज में भले ही कम आ रही है लेकिन आने लगी जी। कॉस्ट्यूम वेशभूषा में तो बहुत आ रही, ठीक है ना जी। वेशभूषा विकल्पना और मुख सज्जा में भी अब आने है। हाँ, प्रकाश और मंच सज्जा में अभी मामला थोड़ा सा वो है, उसमें महिलाओं का भी। हाँ, तो ये मैं अपने लखनऊ की भी बात बता रहा हूँ जी। लेकिन मंच पर बहुत महिलाएं, बहुत हर वर्ग की महिलाएं लखनऊ में मंच पर है। नई युवतियां भी है, कॉलेज पढ़ने वाली लड़कियां भी है, और करियर के लिए इधर उधर मतलब करियर खोज रही लड़कियां भी है, और गृहस्थ महिलाएं भी है, और प्रौढ़ महिलाएं, सब लखनऊ में हर वर्ग के लोग थिएटर महिलाएं कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि महिलाएं लखनऊ में आ रही हैं? हाँ, मतलब लखनऊ की जो महिलाएं है, कई हर उम्र की महिला रंगमंच में अभिनेत्री के रूप में बाकायदा अपनी अच्छी उपस्थिति बना रखी है उन्होंने, और बना रखी ये क्या बोल रहे हैं सर, नायिकाएं भी? हाँ, देखिए रंगमंच में कोई नायिका वैसा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ, मतलब जी, अभिनेत्री का होता है, वो कुछ भी होता है, और हर नाटक में एक नायक एक नायिका वाला मामला थोड़ी नाटक की फिल्मों में हो सकता है जी। रंगमंच में इस तरह का कुछ नहीं होता कि एक नायक होगा एक नायिका होगी। पुराने परिपाटी वाले नाटक में भले ही ऐसा
है ना। जी जी जी। और नाटक में ऐसा नहीं होता, आप नायिका और नायक के रूप में नहीं, अभिनेता अभिनेता, ठीक है ना, इस तरह से हो। अच्छा सर, इनके आने से कुछ रंगमंच में कोई फर्क आपको दिखाई दे रहा है? और फर्क क्या पड़ेगा, महिला आने न आने से क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, पहले जैसे कि पुरुष ही ज़्यादा उनका नहीं, एक्टिंग। पहले यही दिक्कत होती थी कि भाई पुरुष पात्र करते, पुरुष लोग ही महिला पात्र का निर्वहन करते थे। जी अब ऐसा नहीं। जी। अच्छा सर, महिला निर्देशकों के आने से रंगमंच की स्थिति में क्या बदलाव आया है लखनऊ के संदर्भ में? नहीं, उसमें बदलाव क्या आना है जी भाई, उसमें ये इसमें पुरुष के निर्देशक से महिला निर्देशक से भाई मैं ज्यादा बदलाव ये आ सकता है, क्योंकि भी दिखने लगा कि और दूसरी महिलाएं दिख रही तो होंगी आने में, क्षेत्र में आने के लिए, है जी ना। भाई अब जब किचन की बात है, महिला रोटी पका लेती बढ़िया तो पुरुष भी तो पका लेता है। जी अब तो बात बदल गई ना, तो फिर ठीक है, महिला भी निर्देशित कर रही, पुरुष भी निर्देशित कर रहा है, जी तो सर। उसमें रंगमंच की गुणवत्ता में, विषय वस्तु के विन्यास में तो कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो पुरुष भी महिला विमर्श में नाटक कर लेता है, करता है, महिला भी कर सकती है, जी ठीक है। वह फर्क ये पड़ सकता है या पड़ेगा कि और महिलाएं भी प्रेरित होंगी निर्देशन, जी। ये हो सकता है। अच्छा सर, हाँ क्या बोल रहे हैं सर? ये बदलाव हो सकता है कि अच्छा महिला निर्देशक को देखकर अन्य महिलाएं भी, अन्य कलाकार भी निर्देशन की ओर उन्मुख हो सकती है, प्रेरित हो सकती है। जी। अच्छा, कहने का मतलब ये था कि पहले जो महिला निर्देशिकाएं जो कि कम थी, तो उनके न होने से हो सकता है भाव या एक्सप्रेशन में, मंचन में कुछ कमी रही हो, आपके अनुसार क्या? नहीं, ऐसा क्यों नहीं। ये देखिए, कला के क्षेत्र में स्त्री पुरुष का भेद मत करिए, मनुष्य मनुष्य, जी सर। नहीं समझ, जी जी कोई जी भी मनुष्य किसी भी कल्प को ऐसी भी कल्पना कर सकता है। जी 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 ये कल्पनाशीलता का क्षेत्र है। जी जी। अच्छा सर, अगला सवाल है कि महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में, कहानी या कहानी के कथ्य में क्या कोई फर्क आप देख रहे हो, जो महिलाएं लिख रही हैं? नहीं, लखनऊ में क्या है कि महिला निर्देशक बहुत नगण्य है, तो इसको लेकर किसी परिपाटी की या किसी धारणा की स्थापना कर पाना भी मेरे लिए मुश्किल जी है ना। जी क्या अंतर पड़ने वाला है, क्या विषय वस्तु का है, तो इस मामले में अभी कोई भी धारणा बना लेना कठिन है। अच्छा सर, अगला सवाल है कि पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में आपको कोई फर्क समझ में आता है, अगर एक महिला लिखती है और एक पुरुष लिखता है तो? ना कुछ नहीं, ये महिला पुरुष की नहीं, कोई भी फर्क आता तो वैयक्तिक होता, महिला या पुरुष होने से पहले वो मनुष्य जी, और उसके बाद वो अपनी उसकी परिस्थितियां हैं, जीवन की अपनी लिमिटेशन है, लेकिन जहाँ तक अभिव्यक्ति परकता है वो तो व्यक्ति व्यक्ति में अलग होता है ना, महिला पुरुष में ही नहीं जी वो तो व्यक्ति व्यक्ति में अलग होता है जी। अच्छा सर, हाँ जी। अच्छा सर, अगला सवाल है कि इस क्षेत्र में, लखनऊ में रंगमंच के लिए सरकार क्या कर रही है? लखनऊ में रंगमंच के लिए ऐसी कोई सरकार की पहल विशेष तो नहीं है। हाँ, लखनऊ में बहुत बड़ा प्रशिक्षण संस्थान है राष्ट्रीय स्तर का, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, वो उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत चलता है, तो ये काम तो एक बड़ा हो ही रहा है। कोई ग्रांट? संगीत नाटक अकादमी नहीं, वो तो संस्थान है ना, संस्कृति विभाग उसको ग्रांट देता है भाई। जी जी और प्रशिक्षण चल रहा है, वो सरकारी संस्थान है, तो सरकार एक संस्थान चला रही है पूर्णकालिक द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का, और जो कि अब भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी ले लिया गया है उसको। अब उसका जो द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है वो स्नातक स्तर का वैदिक मान्यता उसको मिल गई है, जो हमारे जमाने में नहीं थी, ठीक है ना। इसी प्रकार संगीत नाटक अकादमी है, तो वो नृत्य, संगीत, लोक संगीत और लोक वादन और नाटक, इन सबके क्या कहना चाहिए कि प्रोत्साहन के लिए काम करती है, वो शुरू से कर रही है जी। अच्छा सर, कार्यशाला का आयोजन करना, ये काम वो करती है ना जी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता था कि गवर्नमेंट क्या
फंड मतलब कोई सहायता देती है, पैसा कुछ प्रोवाइड कराती है रंग कर्मियों को, किसी प्रकार की सुविधा, जैसे कि फेस्टिवल ग्रांट हो गया या इस तरह के हाँ, कोई? कभी कभी करते हैं। जो आप अगर नाटक का कोई आयोजन करना चाहते हैं हाँ। तो उसके लिए आप करते हैं, आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें विचार करती है, कभी करती है। अच्छा। और सर, जो केंद्रीय सरकार है वो तो बहुत बड़े लेवल पर काम करती है। वो तो देश भर के 2000 से कहीं अधिक रंग मंडलों को सैलरी ग्रांट के अंतर्गत मदद पहुंचाती है और नाट्य प्रस्तुति के लिए वो ग्रांट देती है। लेकिन अब ये है ना, सुनिए, मैं रंगकर्मी हूँ, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो कल हम कहेंगे कि पेंटर्स को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है जी, कहानी लिखने वाले को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, कविता लिखने वाले को कुछ मिलता है कि सरकार देती है कि नहीं देती है। ऐसे रचना विधाएं हैं जी, समझ रहे नहीं समझ रहे? जी, जी, और रचना विधाओं का किस हद तक दिया जाएगा, किस हद तक हो सकता है। हाँ, गरीबों को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दवाओं का काम हो रहा है, नहीं शिक्षा का काम हो रहा है, जो जीवन की मूलभूत अनिवार्य आवश्यकता है वो प्राथमिकता होती है सरकार की, और है। उसके बावजूद रंगमंच या इस प्रकार की प्रदर्शनकारी कलाओं के लिए सरकार शुरू से ही, पहले से ही, कई दशकों से ही काम कर रही है। लेकिन और कितना दे दे ये अभी कोई कितना दे दिया जाना चाहिए, इस पर मैं अपना कोई विचार अभी प्रस्तुत नहीं कर। अच्छा सर, सरकार से आप लोग की क्या उम्मीद है? आप सरकार से किस प्रकार की मदद चाहते हैं? सरकार से हम जो मदद चाहते हैं वो ये है कि जो प्रेक्षागृहों की हर जगह शहरों में प्रेक्षागृह जरूर वो सरकार उपलब्ध कराए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, करोड़ों की योजना से प्रेक्षागृह बनते हैं, लेकिन उसमें रंगमंच के नाट्य प्रदर्शन की मूलभूत अनिवार्य जो तकनीकी सुविधा है उसके निर्माण का ध्यान ही नहीं रखा जाता। जी, समझ रहे हैं? तो हमारा ये है कि भाई जब कोई ऐसा प्रेक्षागृह बनाया जाए तो उसमें रंग स्थापत्य के लोगों को जोड़ा जाए, उनके इंजीनियर्स को, उनके वास्तुशिल्पियों को जोड़कर उनके परामर्श लेकर चीजों को बनवाया जाए। जी, ऐसे और डेढ़ टुका बढ़ जाता है तो उसका किराया इतना आसमान छूता है, तो सामान्य रंगकर्मी जो जेन्युइन रंगकर्म कर भी रहा है तो उसके लिए तो वो करना जो है, बिल्कुल समझिए कि एवरेस्ट को सिर पर उठाने जैसा कठिन कार्य हो जाता है। जी, तो और क्या चाहते हैं सर? आप बोले एक तो प्रेक्षागृह स्थापित हो, किराया हैं? जी, बताइए सर। नहीं, आपने सवाल सुना नहीं मैंने, आप दोबारा बोलिए। मैंने बोला कि अभी आपने बताया कि एक तो प्रेक्षागृह स्थापित हो, उनमें किराया कम हो, और क्या बताना चाहते हैं? सरकार से और क्या चाहिए? किराया कम और प्रेक्षागृह पूर्ण तकनीकी परिपक्वता के साथ स्थापित हो। स्थापित तो हो रहे हैं, अभी पता चला गोरखपुर में एक प्रेक्षागृह बना, लेकिन वो मतलब इस प्रकार के प्रदर्शनों के लिए बिल्कुल भी उसमें तकनीकी जो अनिवार्य मापदंड होते हैं वो नहीं, और किराया कहीं बहुत ज्यादा है ना? जी, तो ऐसा न हो, हम ये कहते हैं। जी सर, और कुछ सर जुड़ा हुआ कोई सवाल होता? हाँ सर, मतलब इसके बारे में और कोई सरकार से और नहीं चाहते आप, बस यही? नहीं, प्रेक्षागृह की जहाँ तक बात है वो ये है, और सरकार जो लोग रंगमंच में सामाजिक और मानवीय संदर्भों में काम कर रहे हैं उनको चिन्हित करके विशेष रूप से जी उनको सहयोग दो। उनको सहयोग देने तो आमतौर पर क्या होता है कि एक सामान्य तरीके से सबको एक साथ तोल दिया जाता है, और उसमें जो बिल्कुल केवल नाटक के नाम पर और कोई नाटक करने के लिए जो नाटक कर रहे हैं वो तो मदद ले जाते हैं, और जेन्युइन लोग जो है वो वंचित रह जाते हैं। जी, तो सरकार ने एक वो करना चाहिए अपना, जैसे वो ना सर्वे किस्म का, सर्वे किस्म का। हालांकि अब इसके लिए केंद्र बने हैं, जेड केंद्र बने, जोनल क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बने हैं, जैसे प्रयागराज में है और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। तो लेकिन इसमें सरकार ने एक काम और करना चाहिए कि अब कितने दिनों में कैसे वो ये किस इंफ्रास्ट्रक्चर से, मतलब व्यवस्था से काम होगा मैं नहीं जानता, लेकिन
अगर रंगकर्म कोई कर रहे हैं, संस्थाएं हैं जो कला से जुड़ी हुई हैं, तो उनका असेसमेंट जिसके कहते हैं, मूल्यांकन जी करने की एक समिति बनाई जाए, अलग अलग क्षेत्रवार, है ना। तो जो लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा किए गए काम से रंगमंच का कलात्मक विकास हो रहा है, सामाजिक और मानवीय संदर्भ में कोई ना कोई गुणात्मक विकास हो रहा है ना। या किसी न किसी प्रकार से जीवन के इतने क्षेत्र है, समाज को प्रेरणा मिल रही है, तो ऐसे नाटकों करने वाले लोगों को, मनोयोग से लगे हुए लोगों को पहचाने और उनको मदद पहुंचाने के नए आयाम खोजे। जी। अच्छा सर, वहाँ पे आपके, जी मैं ये पूछना चाहता था सर कि वहाँ पे हिंदी रंगमंच की कोई ताकत आपको दिखाई देती है लखनऊ में, जिसकी वजह से वहाँ पे हिंदी रंगमंच की ताकत तो है ही है। किसने किया रंगमंच, करने वालों पर निर्भर करता है, उनकी निष्ठा पर, उनके कौशल पर, उनकी नीयत पर, जी है ना, उनकी समझ पर। रंगमंच तो ताकत है ही। आप मतलब रंगमंच की ताकत, जी हाँ, रंगमंच की ताकत है। रंगकर्मी, आपके अनुसार रंगकर्मी ही रंगमंच की ताकत है? ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं, रंगकर्मी का कौशल वाला होना, सरोकार धर्मी होना, रंगमंच की कलात्मक क्या कहना चाहिए, खूबियों का उसका शिल्पी होना, जब वो होगा तभी वो ताकत बनेगा। रंगमंच की पहली ताकत जी भैया सुनिए, जैसे खेती हम करते हैं तो फसल बहुत बढ़िया हो जाए, इससे पहले जरूरी क्या है, खेत बढ़िया होना, खेत की जुताई बढ़िया होना। जिस खेत में आपको फसल बोली वो खेत की मिट्टी अच्छी हो, उसकी तैयारी अच्छी हो, तो फसल की बात करेंगे हम। तो पहली ताकत क्या है फसल की, अन्न की, अनाज की, वो खेत है, उस खेत की मिट्टी की गुणवत्ता है जी। तो रंगकर्म की सबसे बड़ी ताकत जो उसको कर रहा है उसी का, तो उसके अनुकूल, पूर्ण रूप से उसके अनुकूल होना ही तो सबसे पहले आवश्यकता है, तभी ताकत बनेगी जी। एक से गरीब लोगों ने समाज में महान कार्य नहीं कर दिया, नहीं कर दिया, और एक से धनाढ्य लोगों ने समाज के लिए कितना घातक कार्य कर दिया। तो ताकत क्या है, व्यक्ति की निष्ठा, व्यक्ति का परिश्रम, व्यक्ति की नैतिकता, उसके सकारात्मक प्रवृत्ति, ये पहली ताकत। तो गरीबी में भी काम हो जाता है। मैं आपको बताऊं, अबीब तनवीर साहब का नाम आपने सुना होगा। जी सर। हाँ, उन्होंने एक नाटक किया था मुद्रा राक्षस, जो शायद विशाख दत्त जी का लिखा हुआ है, संस्कृत नाटक। उनका उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में उसका प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ी भाषा में जो बोली में वहीं के कलाकारों के उन्हीं के अंदाज में प्रस्तुति करते हैं। यहाँ रविंद्रालय में उसका मंचन हुआ था और पूरे सेट के नाम पर 2 चौकियां रखी हुई थी। कोई और होता वो कहता नहीं, ये तो मगध साम्राज्य का मुझे वैभव, उसका ग्रैंडर दिखाना पड़ेगा, मुझे 2 लाख का सेट चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और कन्विंस भी हो जाते लोग। अरे हाँ, ये तो मगध की कार है, तो कोई मगध साम्राज्य का महल हो पूरा, ये तो दिखाना ही पड़ेगा, इतना तो पैसा लगेगा ही लगेगा, ऐसा सोचेगा आमतौर पर आदमी। लेकिन उतना न हो तभी तो नाटक प्रभावशाली हो सकता है। तो पहली ताकत कौन है जी? नाटक करने वाले की कल्पनाशीलता और विषय वस्तु पर उसकी पकड़, मर्म समझ, युग चेतना, इतिहास और संस्कृत के मर्म को समझने वाला, उसके तारों को वर्तमान समाज से जोड़ने वाला, ये मेन है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ रंगमंच की सबसे बड़ी ताकत रंगकर्मी का अनुकूल होना जी, वरना सब बेकार है। लेकिन जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं मैं जरूरतों के उनको नकार रहा हूँ। हर नाटक में ऐसा हो भी नहीं सकता, जैसा मैं अभी उदाहरण दे रहा हूँ, तो किसी न किसी नाटक में तो नहीं ऐसा होगा कि नहीं भैया पृष्ठभूमि तो हमें दिखाना ही दिखाना है। जी जी सर। अब मैं एक उदाहरण और दे दूं आपको।
अब वो भले इसमें जुड़ता हो न जुड़ता हो, जैसे रतन प्रियम जी का नाम आपने सुना होगा। जी सर। रतन प्रियम, जी सर। जी सर। रतन प्रियम जी भारतीय रंगमंच के शलाका पुरुष हैं। वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 72 या 73 से उन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण किया और मणिपुर चले गए। मणिपुर के लिए वहां उन्होंने एक रंगमंडल स्थापित किया, कोरस थिएटर रिपर्टरी। कोरस थिएटर, ठीक है, क्या सर? हाँ कोरस थिएटर रिपर्टरी या कोरस रिपर्टरी इम्फाल में है वो। ठीक है। हाँ अब मणिपुर उन्होंने क्या किया मालूम है? जी। तमाम संस्कृत नाटक, उर्वंगम और आपका ये क्या कहना चाहिए कर्णभार और तमाम नाटक, और अजय जी की दुरूह कविता, जिसको हम लोग पढ़े तो समझ में ना आए कैसे क्या, तो उत्तर प्रियदर्शी, उसका मंचन मणिपुरी भाषा, मणिपुरी आंगिक अभिनय और लोक परंपराओं से एक नाट्य शैली गढ़ कर वो करते हैं और उनके नाटक विदेशों में छा जाते हैं। हमें भी सौभाग्य मिला उनके 2 नाटक देखने का, चक्रव्यूह का और उत्तर प्रदेश का। बाद में क्या करने जा रहा हूँ, उनसे किसी ने एक बार पूछा आप फिल्म क्यों नहीं करते, नाटक को इतनी तरजीह क्यों देते? उन्होंने क्या कहा मालूम? उन्होंने कहा फिल्म में आपका नायक नायिका से कहता वो देखो चांद, और आपका कैमरा आसमान के सचमुच के आकाश में सचमुच के चमकते चंद्रमा को क्या कर लेता, कैद कर लेता, दर्शक चंद्रमा देख लेता। और मेरे नाटक में मेरा अभिनेता हॉल के अंदर नायिका से कहता है वो देखो चांद, तो वहां तो कहीं चांद होगा नहीं ना, तो ऑडिटोरियम के अंदर है, लेकिन वो इतने भाव प्रवणता से कहता है। और वो देखो चांद देखने के बाद वो नायिका जिस प्रकार से चांद को देखते हुए उसके भाव को अपने चेहरे के लोम लोम से अभिव्यक्त करती है, तो दर्शक के दिल में चांद पैदा होता है। जी समझ रहे हैं आप? जी जी जी। तो रंगमंच की ये भाषा है। अच्छा सर, और वो उस कलाकार की सामर्थ्य है, जो कलाकार करता है उसके सामर्थ्य है। तो प्रधान क्या है? प्रधान रंग प्रयोक्ता का, कलाकार का अपना विचार और अपने इस कला विभाग का मतलब गंभीर और परिपूर्ण कौशल। जी ठीक है ना। इस प्रश्न के उत्तर में मैंने आपको तरह तरह की बातें कर दी हैं। जी सर। पता नहीं स्पष्ट उत्तर मिला हो कि न मिला हो, लेकिन एक खाका तो बन ही गया होगा। जी सर। अच्छा सर, अंतिम सवाल है कि अब के रंगमंच में पहले के रंगमंच से किस प्रकार का बदलाव आया है? इसके सब पॉइंट हैं, तकनीकी के पक्ष में, लाइटिंग के संदर्भ में, मंचन के क्षेत्र में, प्रयोग के क्षेत्र में और संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी के प्रयोग में। फिर से बोलूं सर, तकनीकी पक्ष और लाइटिंग के संदर्भ में पहले बता दीजिए। अच्छा ऐसा करते हैं, 2 बिंदु पहले बोलिए। जी सर, पहला 2 बिंदु है सर, तकनीकी। फिर हम बोलते चले। जी सर, तकनीकी पक्ष और लाइटिंग। आपका मतलब तकनीक है, क्यों? लाइटिंग भी तो तकनीकी में ही आती है। जी जी जी। तकनीकी से आपका क्या पक्ष मतलब है? आप सर जो समझ रहे हैं आप बता दीजिए। अपने आप में एक तकनीक है। जी आप अपने हाँ तो नहीं, हाँ ऐसा करिए ना, ऐसा करिए कि पार्श्व शिल्प के तमाम तत्वों के बारे में, जिसमें प्रकाश भी है, जी, वेशभूषा भी है, जी, मंच सज्जा भी है, जी, है ना? हाँ 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 तो अब क्या है कि अच्छा हाँ तकनीकी आजकल मल्टीमीडिया तकनीक जो है नाटक में बहुत इस्तेमाल हुई जाती है। अच्छा मैं तकनीक का कहीं भी विरोधी नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल क्या दिखाया देख रहा है कि लाइट के हमारे पास तमाम प्रकार के उपकरण आ गए चमत्कृत कर देने वाले। तो अधिकतर देखने में क्या आ रहा है, जो प्रकाश अभिकल्पक है वो इस प्रकार का प्रकाश संयोजन कर देते हैं कि कथ्य नाटक का कथ्य जो है उस पर उससे दमितता हो जाता है। नाटक का कथानक, नाटक की जो भाव भूमि है वो प्रकाश के तकनीकी चमत्कार में कहीं छिप जाती है, इससे बचना चाहिए। जी लेकिन तकनीक गलत नहीं करा, इसे होना क्या चाहिए? देखिए डिजाइनिंग के 3 एलिमेंट होते, 3 क्वालिटीज होती
हैं, जी अट्रैक्शन, सपोर्ट एंड फंक्शनल, जी है ना। आकर्षण हो और तथ्य और विचार को सपोर्ट देने वाला हो, आधार देने वाला हो। जैसे किसी चलती बेल को हम लकड़ी से आधार दे देते हैं, है ना, और बेल ऊपर चली जाती है और इतनी विकसित हो जाती है तो लकड़ी दिखती नहीं है, इतना ढक देती है, लेकिन आधार लकड़ी नहीं होती, है ना। जी हम बेल से बड़ी लकड़ी तो नहीं बना देंगे ना, जितनी बड़ी हो उससे बड़ा लट्ठा तो कोई नहीं लगा देंगे ना उसके सर। जी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, और नई नई तकनीक से भी नया नया सपोर्ट मिल सकता है, जी है ना। प्रकाश के क्या होते हैं, 4 तत्व होते हैं। उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इंटेंसिटी, कलर, इंटेंसिटी होती है, कलर होता है उसका, उसमें मूवमेंट होता है ना, जी और उसका एक एरिया होता है। जी प्रकाश किस तीव्रता का पड़े, किस रंग का पड़े, कितने एरिया में पड़े, किस एंगल से पड़े, यही तो इन 4 तत्व है। अब वो कहाँ मूवमेंट करे, कहाँ ना मूवमेंट करे। तो जो प्रकाश अभिकल्पक है, उस दृश्य के को उभारने के लिए या उस पात्र की मनोदशा को, अंतरंग को, बहिरंग को उभारने के लिए किस तीव्रता का प्रकाश, किस एंगल से, किस रंग का, किस तीव्रता का प्रकाश किस एंगल से और कितने एरिया में प्रक्षेपित करे कि वो चीज उभर के आ जाए, जी यही काम है प्रकाश का, ठीक है ना। जी सर। और प्रकाश के उद्देश्य क्या है, एक तो वो विजिबिलिटी पैदा करता है कि दिखाई पड़े, दूसरा वो सेलेक्टिव विजिबिलिटी, कितना दिखाई पड़े ताकि वो भाव प्रवणता, वो भाव अभिव्यक्त करने में निर्देशक को और अभिनेता को एक सहायता मिल जाए, जी ठीक है ना जी। अच्छा सर, जो है, हाँ बोलने और बोल रहा हूँ। और प्रकाश क्या करता है, 3 डायमेंशनल क्वालिटी पैदा करता है मंच पर, कि लगे कि एक 3 आयामी वस्तु नहीं, एंगल के आधार पर उसको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो सब पता लगेगा, कुछ भी चीजें बहुत स्पष्ट नहीं होंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो अब इसमें जितनी तकनीक लग जाए या नए जो उपकरण हमारे पास है वो जितने लग जाए, लेकिन होने यही चाहिए उसको उभारने के लिए, उसको तकनीक के चमत्कार से आच्छादित करने के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है स्टंट ऐसा है, देखिए हमको ये समझना चाहिए कि नाटक जो है यथार्थ की प्रतिकृति क्रिएट करने का माध्यम नहीं है। फिल्म भौतिक यथार्थ यानी दृश्य वस्तु भौतिक, वो उसका प्रामाणिक भौतिक रूप की प्रतिकृति स्थापित कर देने का माध्यम नहीं है रंगमंच, क्योंकि हम एक निश्चित आयाम के मंच पर चीजों को क्रिएट करते हैं, वो वास्तविक वो स्थल नहीं होता। जैसे आप मेरा नाटक देखने आए, मैंने कहा भाई ये मैं जो है युद्ध का मैदान मैंने यहाँ दिखाया, तो आप तो जानते ही है युद्ध का मैदान नहीं, इस लकड़ी के चबूतरे पर ही युद्ध का मैदान क्रिएट किया गया, नहीं तो जानते हैं आप जी। तो कितना क्रिएट होगा भाई, कितना क्रिएट हो सकता है, यथार्थ तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होता है, मंच पर नाटक आलेख की मांग के अनुसार हम यथार्थवादी शैली में भी काम करते हैं, प्रतीकात्मक भी करते हैं, और हमारी पारंपरिक शैली जो हमें प्रयोगात्मक करते हैं, पारंपरिक शैली जो हमको अलाउ करे, जहां पर लागू हो सके उसको करते हैं। अंग्रेजी में इसके तमाम नाम है, रियलिस्टिक, इंडिकेटिव, फ्रेगमेंटरी, सजेस्टिव, एक्सपेरिमेंटल, या फिर एब्सर्ड, सिंबॉलिक, समझ नहीं, इतनी तरह की चीजें होती हैं तकनीक में भी, सेट में भी। तो नाटक की प्रकृति, नाटक के आलेख की संरचना, उसका देश काल परिस्थिति और सबसे बड़ा उसका मर्म, उसको व्यक्त करने के लिए भी सेट में भी वही काम होता है। कलर चूज किया जाता है, उसका शेप और आकार चूज किया जाता है, कलर किया जाता है, ताकि वो उसका इंप्रेशन भी दे दे और दृश्य विशेष को उभारने में पात्र विशेष के द्वारा की जा रही भाव भंगिमा और प्रस्तुति अदायगी को भी वो सपोर्ट करे।
है ना। जी, तो जी। सेट में भी ये नहीं कि महल बनाना तो बना ही डालो, अरे लकड़ी के चबूतरे पे हम क्या क्या बना देंगे, क्या हम नदी दिखाने वो नदी बहा देंगे इसको, इसका नहीं बहा पाते ना। जी। हम पहाड़ बनाना जिससे तो पहाड़ बना देते हैं, इंडिकेशन देते हैं 8-10 फीट का कुछ बनता है, ऑडियंस जानती नहीं कि पहाड़ नहीं हो सकता, जानती है, लेकिन हम पहाड़ के प्रभाव पैदा करते, आकार नहीं दिखाते। ऑडियंस जानती है पहाड़ कैसा होता है, ऑडियंस जानती है नदी कैसी होती है, हम वहां रचते हैं। तो रचना कब होती है, जब हम यथार्थ की प्रतिकृति बनाते, तब रचना नहीं होती। रियलिज्म प्लस थॉट प्लस इमोशन प्लस क्रिएशन, ये बनता है मंच पर काम, जी। ये होता है ना। तो इस हिसाब से तकनीक की भी एक समझ होनी चाहिए, जो नाटक के व्याकरण को समझेगा, नाटक के कलात्मक आयामों को समझेगा, वो जानेगा कि तकनीक का मैं किस प्रकार से वो करूं। लेकिन आपके सवाल से क्या आजकल ये देखने में आ रहा है, सेट वाले और नाटक वाले, वो लाइट वाले और कॉस्ट्यूम वाले ये सोचते कि नहीं हमारा काम साबित हो जाए, तो ऐसी जिद नहीं होनी चाहिए। तो ये आपस में समन्वय बढ़िया होना चाहिए निर्देशक और तो, लेकिन कभी कभी ऐसी गलती हो जा रही है, ये आपने सही सवाल किया। जी सर। अच्छा सर, मंचन के क्षेत्र में, जी सर, मंचन के क्षेत्र में क्या ज्यादा हो रही है, मैं कह रहा हूँ ठीक वाला जो मामला है ना, आजकल बहुतायत में देखने को आ रहा है, ये लोग ओवरशैडो कर देते हैं प्रश्न। जी। अच्छा सर, मंचन के क्षेत्र में और ये आपका नाटकों में एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में क्या क्या नया देखने को बदलाव दिख रहा है आपको? देखिए ऐसा है, बदलाव अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हो रहा है, उसको बदलाव मत कहिए जी, उसको नयापन मौलिक कह दीजिए, बदलाव नहीं। जी, बदलती नहीं चीजें, मुझे लगता है बढ़ती है, विकसित होती है, पहला बदलती भी है, लेकिन अब इसमें बदलाव न कह के अगर ज्यादा उपयुक्त शब्द हम कहें, नया आयाम क्या आ रहा, जी, क्योंकि बदलाव कब होता है, जब पिछली चीज नहीं रह जाती, वो बदल जाती। जी, तो आज भरत मुनि का भी नाटक हो रहा है, आज ग्रीक शैली में भी नाटक हो ही रहा है, शेक्सपियन नाटक भी हो रहा है, और नए प्रयोग भी हो ही रहे हैं, जी, ठीक है ना। तो बदलाव नहीं, विस्तार हो रहा है। बदलाव हम तब कहेंगे कि पहले कुछ होता था, अब नया होने लगा, पिछला वाला खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। विषय वस्तु और आलेख की संरचना तय करती है कि हम कौन सी भंगिमा में कौन सा प्रयोग कर सकते हैं। जी, और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के अंतिम अध्याय में कह दिया है कि मैंने जो कुछ ये लिखा है ये अंतिम नहीं है, आने वाले समय में अपने अपनी युग चेतना, अपने अपनी संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता के आधार पर अपनी अपनी परिस्थितियों में जो रंग प्रयोगता है वो अपना एक नया स्वरूप गढ़ सकते हैं, और वही हो रहा है। जी, है ना? जी, तो बदलाव जो भी हो रहा है वो उस स्थिति की मांग होनी चाहिए, अनिवार्यता होनी चाहिए, और उससे उसका कलात्मक और संवेदनात्मक समन्वय पैदा हो जाना चाहिए। अब तो बदलाव ठीक है, वरना बेकार है। जी। अच्छा सर, अंतिम है, संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी का प्रयोग को आप आजकल किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मैंने उसका उत्तर लगभग उधर है जी, संवेदना, वही बात है, संवेदना यानी कि भाव, विचार। नाटक क्या है, नाटक जीवन और संसार से जुड़े हुए किसी भी यथार्थ अथवा काल्पनिक भाव, विचार या निश्चित समय और स्थान पर निश्चित उद्देश्य के लिए अभिनेताओं के माध्यम से दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने की सृजनात्मक गतिविधि को नाटक कहा जाता है। जी, ये भाव संवेदना से उपजता है, अनुभूति से संवेदना पैदा होती है, संवेदना से अभिव्यक्ति का मन बनता है, ठीक है ना। और नाटक या अभिनय की अभिव्यक्ति, तो इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का भौतिक व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। भौतिक उपादान जो है, हमारे मंच है, तकनीक है, सज्जा, प्रकाश, प्रॉपर्टी या और जो भी चीजें हैं, इनसे इसको
मकान के बुनियाद की तरह आधार रूप मिलना चाहिए, ठीक है ना जी। लेकिन फिर वही बात इससे पहले वाले सवाल से जुड़ जा रहा है। आजकल एक दुखद बात ये आ जा रही सामने, संवेदना का ध्यान न रखकर, की संवेदना का ध्यान न रखकर जो भावावी व्यक्त हो रही है उसका ध्यान न रखकर तकनीक हावी हो रही है, जिससे अब बात आगे बढ़ती है। दर्शक में संवेदनशील प्रतिक्रिया नहीं हो पाती, रस संचरण नहीं होता है, जो अभिनेता के द्वारा व्यक्त किए जा रहे हैं भाव से या संवाद के भाव विचार से जो रस निष्पत्ति दर्शक के दिलो दिमाग में होनी चाहिए, वो तकनीक के अनियंत्रित या उत्साही या अतिवेग पूर्ण प्रयोग से ये काम बाधित हो रहा है, जो कि नाटक के उद्देश्य को क्षत विक्षत कर देता है। जी सर, बहुत बहुत आभार सर कि आपने इतना महत्वपूर्ण वक्त दिया है हमें। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ निर्देशक श्री ललित सिंह पोखरियाल सर से। सर ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त हमें दिया, सर का इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सर